हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ 11th के कंसेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। इनफैक्ट आपके 12th के बुक में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है उसमें से कुछ न्यूमेरिकल 11th के सिलेबस से हैं, तो उन्हें भी सॉल्व करने के लिए हमें यह सब थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो हियर वी गो नाउ गाइज, सबसे पहला कंसेप्ट है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हमेशा पहले नाम से स्टार्ट करना है। सीरीज का सिंपल सा मतलब है कनेक्टेड बैक टू बैक। और रेजिस्टेंसेस को सीरीज में हम जब कनेक्ट करते हैं तो एक खास बात होती है, आप जब उनको बैक टू बैक कनेक्ट करते हो तो देयर इज ओनली वन पाथ। ऐसे आप याद रखना, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर व्हाट? देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट। अब देख सकते हो, ऐसे हम जितने चाहे उतने रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो भी देयर वुड बी ओनली वन पाथ फॉर करंट। और यही रीजन है, एक ही रास्ता होने की वजह से सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम रहता है ना। अब सीरीज में एक बड़ा जरूरी सा कंसेप्ट है, जब ये करंट इस रेजिस्टेंस में से पास होने की कोशिश करेगा R1 में से, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस उसे अपोज करेगा, करंट आगे बढ़ने में स्ट्रगल करेगा। अब मान लेते हैं इस बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, ऐसे रैंडम नंबर लेके समझा रहा हूं, और रेजिस्टेंस के बारे में ऐसा बोलते हैं कि R1 का वैल्यू सबसे कम है, R2 का उससे ज्यादा है और R3 का वैल्यू इन दोनों से भी ज्यादा है। तो होगा क्या, जब ये करंट रेजिस्टेंस R1 में से पास होने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा, करंट स्ट्रगल करेगा, तो ये बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी का जो एनर्जी है वो करंट को इस रेजिस्टेंस में से आगे पुश करेगा, इस करंट को रेजिस्टेंस में से आगे पुश करेगा। बैटरी का काम ही है एनर्जी देके करंट को आगे पुश करना। तो करंट तो सेम रहा, लेकिन यहां पे हुआ क्या, बैटरी के टोटल पोटेंशियल में से या टोटल एनर्जी में से थोड़ा सा एनर्जी यहां पे खर्च हो गया करंट को आगे पुश करने के लिए। और बैटरी का जो पोटेंशियल यहां पे खर्च हो गया, मान लेते यहां पे 2 वोल्ट खर्च हो गया, वापस मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं, 10 में से 2 वोल्ट यहां पे खर्च हो गया। ये जो 2 वोल्ट यहां पे खर्च हो गया है, स्पेंड हो गया है, इसी को हम कहते हैं, अब ये बड़ा जरूरी सा नाम लिखने जा रहा हूं मैं, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। तो आज के बाद जब भी आप ये नाम सुनोगे पोटेंशियल ड्रॉप, तो आपको क्या विजुअलाइज करना है, आपको विजुअलाइज करना है कि एक रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट पास होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है। तो बैटरी क्या करेगा, अपने टोटल एनर्जी में से, टोटल पोटेंशियल में से थोड़ा सा पोटेंशियल यहां पे खर्च करेगा, मतलब ये ड्रॉप करेगा और करंट को आगे पुश करेगा। तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस R। अब है तो पोटेंशियल, तो उसे हम डिनोट करते हैं V से। अगर ये R1 है तो इसे हम कह सकते हैं V1। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल सी बात है गाइस, इसका फॉर्मूला बनेगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। तो ये रहा पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला। इन जनरल V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा अपोज करेगा, तो करंट को आगे पुश करने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा। ये कंसेप्ट पूरे चैप्टर में काम आएगा, अच्छे से याद रखना। यूनिट वोल्ट आएगा ना। अब 10 में से 2 वोल्ट बैटरी ने यहां पे खर्च कर दिए, बचे कितने, 8 वोल्ट। अब मान लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये जो R2 है इसका वैल्यू R1 से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ये ज्यादा अपोज करेगा। तो करंट को यहां से पुश करने के लिए अपने बचे हुए 8 वोल्ट में से मान लो बैटरी ने यहां पे 3 वोल्ट खर्च कर दिया और करंट को आगे पुश कर दिया। करंट क्या रहा, तो करंट सेम ही रहा। अब ये 3 वोल्ट को हम कैसे बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। अगर मैंने इसको V1 बोला है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, V2। फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आएगा I इंटू R2, दैट करंट दैट रेजिस्टेंस। 10 में से 5 गए, बचे कितने, अब बैटरी के पास बचे 5 वोल्ट। तो जब ये करंट R3 में से पास होने की कोशिश करेगा, यही प्रोसेस रिपीट होगा। रजिस्टर अपोज करेगा और बैटरी अपना बचा हुआ 5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप कर देगा।
इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 डिनोटेड बाय V3। ठीक है, तो इस तरह से गाइस सीरीज में हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ताकि करंट आगे आगे बढ़ सके। और क्योंकि जैसे मैंने कहा एक ही रास्ता है तो करंट वुड रिमेन सेम। और जब करंट घूम फिर के वापस आएगा तो बैटरी अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा, वापस 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह से करंट गोल 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 घूमता रहेगा जब तक बैटरी के पास एनर्जी है। सीरीज में गाइस और एक बात आपको याद रखनी है, करंट तो सेम रहता ही है, मैं यहां पे लिख दूं करंट सेम रहता है, और सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सीरीज में अगर हमसे किसी ने पूछा कि ये जितने भी रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाए हैं इनका मिलके टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो गाइस ये बड़ा आसान है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं RS। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल सी बात है, सबका वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू ऐड कर दो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज। है तो बड़ा आसान, लेकिन वापस कह रहा हूं पोटेंशियल ड्रॉप का कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब 11th का जो दूसरा कंसेप्ट है जो हमें बड़ा काम आने वाला है उसका नाम मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये बड़ा जरूरी है, इसमें शॉर्टकट भी आने वाला है, तो एंड तक देखना। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। वापस वही कह रहा हूं गाइस, स्टार्ट करने से पहले नाम के मतलब पे ध्यान दो। पैरेलल का मतलब काफी बार बच्चे बोलते हैं कि एक के ऊपर एक, नहीं गाइस ऐसा नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक के ऊपर एक। पैरेलल का सिंपल मतलब है, मैं यहां पे मतलब लिख के बताता हूं आपको। जी हाँ, तो पैरेलल का मतलब है कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि बेटर समझ में आए। मान लो ये दो पॉइंट मैंने लिए, ये एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, इसका नामकरण करते हैं पॉइंट ए, इसका नामकरण करते हैं पॉइंट बी। ठीक है, अब रेजिस्टेंसेस लगाने से पहले मैं बैटरी लगाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, वैल्यू लेके बात करते हैं। वापस मान लो इसका वैल्यू है 10 वोल्ट, मतलब हम कहते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। इसका सिंपल मतलब ये है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हम मान के चलते हैं कि उसका पोटेंशियल है 10, और जो निगेटिव टर्मिनल है हम मान के चलते हैं कि उसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इस तरह से डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। ना अब ध्यान से सुनो, ये 10 किससे कनेक्टेड है, तो गाइज ये 10 कनेक्टेड है पॉइंट ए से, मतलब ये 10 वोल्ट किसको मिलेगा, ये 10 वोल्ट मिलेगा पॉइंट ए को। अच्छा ये माइनस मतलब ये 0 किससे कनेक्टेड है, पॉइंट बी से, तो ये 0 वोल्ट किसको मिलेगा, पॉइंट बी को। अब अगर आप दोनों पॉइंट को आपस में कंपेयर करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 माइनस 0 10 वोल्ट। इस तरह से गाइस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, और उस रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे जोड़ दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब सिंपल सी बात है गाइस, ये रेजिस्टेंस किसके और किसके बीच में कनेक्टेड है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो यहां से कितना मिलेगा 10, यहां से 0, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो गाइस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। सिमिलर वे अब मैंने दूसरा रेजिस्टेंस लिया, इसको भी मैंने कहां पे जोड़ा, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका नाम रखते हैं R2। अब ये भी क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है तो इसको भी कितना मिलेगा गाइस, इसको भी मिलेगा 10 वोल्ट। इस तरह से आपको स्कूल में पढ़ाया होगा कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपको स्कूल में पढ़ाया होगा कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ये आपको स्कूल में पढ़ाया था।
कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये अक्रॉस लिखा है मैंने शॉर्ट में। वही मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि सेम क्यों होता है। सेम इसलिए होता है बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मतलब ही दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। तो गाइस नाम के मतलब में सब छुपा है। अब अगर मैं 2 की जगह पे और एक रेजिस्टेंस लू R3, तो ये भी किसके और किसके बीच में कनेक्टेड है। अब देख सकते हो गाइस ये वाला रेजिस्टेंस भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी कितना मिलेगा, इसको भी 10 वोल्ट ही मिलेगा। इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। मतलब अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस मानूं V, तो इसका भी कितना लिखना पड़ेगा V, इसका भी कितना लिखना पड़ेगा V। सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये पैरेलल का पहला फीचर है जो यहां से आया है। लेकिन अब जैसे सीरीज में करंट के लिए एक ही रास्ता था, वैसे पैरेलल का दूसरा फीचर है कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स। देयर आर मल्टीपल पाथ किसके लिए, फॉर करंट। करंट के लिए यहां पे बहुत सारे रास्ते हैं। अब देख सकते हो यहां से तो करंट बराबर आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद अब यहां से आगे करंट को फ्लो होने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। और अब याद रखना अगर एक ही रास्ता है तो करंट हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन करंट कब कम ज्यादा होता है, जब करंट को फ्लो होने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट से करंट को फ्लो होने के लिए 3 रास्ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब ही करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसको हमने स्कूल में कैसे नाम दिया था, I1 I2, और इसको मैंने कहा I3। अब जब ये तीनों करंट रेजिस्टेंस में से पास होंगे, I1 R1 में से जाएगा, I2 R2 में से जाएगा, I3 R3 में से जाएगा, करंट कम होगा नहीं, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो 10 वोल्ट है ये करंट को आगे पुश करेगा। वही कंसेप्ट जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो गाइस ये करंट आगे बढ़ेगा, इसको क्या बोलेंगे वापस, I1। यहां से भी आगे बढ़ेगा I2, यहां से भी आगे बढ़ेगा I3। अब अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, तो जैसे यहां पे करंट बढ़ गया था क्योंकि एक से ज्यादा रास्ते थे, अब पॉइंट बी पे वो सारे रास्ते वापस जुड़ रहे हैं, तो ये तीनों करंट वापस ऐड हो जाएंगे और पॉइंट बी से आगे एक ही रास्ता है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज I। तो बैटरी में से करंट गया कितना, I, वापस आया कितना, I। लेकिन करंट डिवाइड हुआ, और करंट इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए देयर आर मल्टीपल पाथ्स। तो ये पैरेलल का फीचर है। तो ये भी आपको स्कूल में पढ़ाया था कि पैरेलल में क्या होता है, करंट गेट्स डिवाइडेड, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अब तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, जैसे सीरीज में आपको पूछा था कि वो तीनों रेजिस्टेंस का मिलकर रेजिस्टेंस कितना होगा, वैसे पैरेलल में भी पूछते हैं कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है या 2 है या 4 है, इन सबको सॉल्व करके अगर हमें एक ही रेजिस्टेंस निकालना है तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा। गाइस इस रेजिस्टेंस को हम 3-4 नाम से बुलाते हैं, ये सारे नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, अच्छे से याद रखना। इसका पहला नाम है, आपको बोलेंगे कैलकुलेट ओवरऑल रेजिस्टेंस। दूसरा नाम है, आपको बोलेंगे कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तीनों का मिलके इफेक्टिव। तीसरा नाम है, आपको बोलेंगे कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तीनों में से कोई भी नाम यूज किया जाए, आपको याद रखना है कि उनका मतलब है इन तीनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस निकालना है। अब अगर आपको स्कूल का डेरिवेशन याद होगा तो ये बड़ा आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इन तीनों को निकाल के हमने एक ही रेजिस्टेंस लिया, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो इन तीनों को हटा के हमने एक ही रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, उसका नामकरण करते हैं RP, मतलब ये RP मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, ये एक बैटरी, ये पूरा का पूरा बैटरी, अब हम इसको ही लगाएंगे और ये पूरा का पूरा करंट उसमें से ही फ्लो होगा, I बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, इस I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आप सबको ओहम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR।
V इज इक्वल टू IR. सो I इज इक्वल टू वॉट? V बाय R. तो करंट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, करंट की जगह पे मैं लिखूंगा V अपॉन आर पी. मैंने यहां से लिया गाइस, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन आर पी इज इक्वल टू I1 की जगह पे क्या आएगा? अब I1 को भी कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट, मतलब V ही मिल रहा है. तो I1 का फॉर्मूला क्या आएगा? I1 का फॉर्मूला आएगा V अपॉन R1 प्लस I2 का फॉर्मूला क्या आएगा? पोटेंशियल सेम है, V अपॉन R2. ये सब स्कूल में था, मैं बस रिपीट कर रहा हूं. और फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, I3 का फॉर्मूला क्या आएगा? I3 का फॉर्मूला आएगा V अपॉन R3. अब जैसे कि आप देख सकते हो V कॉमन है, कॉमन हट जाएगा. तो फाइनली गाइस आपका ओवरऑल इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा. ये आपको स्कूल में पढ़ाया था, आपको याद करना है. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ये रहा आपका फॉर्मूला. अगर दो रेजिस्टेंस होते तो मैं क्या लिखता? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. 4 होते तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाता. तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. लेकिन गाइस दिक्कत क्या होती है न्यूमेरिकल में, एमसीक्यूज में, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो आपको 1 अपॉन RP निकालना है कि RP निकालना है? तो गाइस हमें RP निकालना है. मतलब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करके जो हमें 1 अपॉन RP मिलेगा उसको उल्टा करना पड़ेगा. ठीक है, तो हर बार पूरा लेंदी नहीं करेंगे, इसका शॉर्टकट बना के रखते हैं. और वो शॉर्टकट ही आपको याद रखना है ताकि आप RP कैलकुलेट कर सकें. अब मैं अगले पेज पे शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले जाते जाते और एक चीज पढ़ाता हूं. कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, आपको फंसाने के लिए पैरेलल की जगह पे 2 अलग नाम यूज करते हैं. तो पैरेलल के सिमिलर वर्ड्स में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए. पैरेलल की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हैं अक्रॉस. अगर ऐसा लिखा है 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर, तो आपको समझना है गाइस अक्रॉस का मतलब वो पैरेलल में कनेक्टेड है. या फिर अगर ऐसा बोला अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर रेजिस्टेंस, आपको समझना है कि पैरेलल में है. या फिर इसके लिए और एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज, इसका नाम है शंट. ये आगे जाके आएगा. आपको ऐसा बोलेंगे अ रेजिस्टेंस इज शंटेड बाय अनदर रेजिस्टेंस, तो आपको समझना है शंट का मतलब है पैरेलल में कनेक्टेड हुआ है. तो ये अलग अलग नाम यूज करते हैं एग्जाम में हमें फंसाने के लिए, पर हमें फंसना नहीं है. ये नाम हमें अच्छे से याद रखने. इनफैक्ट सीरीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो सीरीज के लिए वर्ड यूज करते हैं कनेक्टेड टू. आपको ऐसा बोलेंगे अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अनदर रेजिस्टेंस. तो कनेक्टेड टू का मतलब आपको समझना है कि वो लोगों ने सीरीज में मतलब बैक टू बैक कनेक्ट किया है. ठीक है ना. तो गाइस हम यहां तक आ चुके हैं, हम इस फॉर्मूला तक आ चुके हैं. 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. लेकिन जैसे मैंने कहा हमें हर बार पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें इसका शॉर्टकट चाहिए. तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, शॉर्टकट पे आते हैं. अब ध्यान से देखो गाइस, शॉर्टकट. फॉर 2 रेजिस्टेंसेस, अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे आपके पास, 2 रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है आप फॉर्मूला पहले कैसे लिखेंगे? आप फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि हमें इन सबकी जरूरत नहीं है. अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अब मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूं, आप कर लेना कि बड़ा आसान है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो गाइस जब भी आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे और आपको उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला भले ये लिखना, लेकिन सॉल्व ऐसे करना RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. याद रखना ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे एडिशन है, गलती से भी उल्टा मत करना. एग्जाम्पल देके समझाता हूं. 10 ओहम पैरेलल 20 ओहम.
ठीक है। अगर ये आपका क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, एक का वैल्यू 10 है, दूसरे का 20 है, तो सिंपल सी बात है गाइस, आरपी क्या आएगा, आरपी आएगा 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20 दैट इज 200 अपॉन 30 दैट इज 20/3 ओहम। आप चाहो तो 3 से डिवाइड करके उसको और भी अच्छे से लिख सकते हो। तो ये रहा दो रेजिस्टेंस का। काफी बार दो रेजिस्टेंस का ही काम आता है, लेकिन जैसे मैं आपको थ्योरी सिखा रहा था तब मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस का बताया था। तो चलिए मैं वो भी लिख दूं। फॉर 3 रेजिस्टेंसेस, जैसे मैंने कहा फॉर्मूला तो क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब गाइस मैं सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला लिखने वाला हूं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। वैसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी नहीं दिया है, तो ना ही आपको बोर्ड में आएगा, और एमसीक्यू में तो आपको सॉल्व थोड़ी करना होता है, आपको फॉर्मूला चाहिए होता है। तो भरोसा करो, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। हियर वी गो। आरपी इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो गाइस ये रहा फॉर्मूला। यहां पे भी नोट करो, ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे एडिशन है। तो अगर 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। शॉर्टकट, लास्ट शॉर्टकट जो आपको कई सारे एमसीक्यू में हेल्प करेगा, सीईटी में, नीट में। पहले मैं पूरा सेंटेंस लिखूं, एक्सप्लेन करता हूं, या मैं इसके लिए अलग से पेज ही लेता हूं, वो बेटर रहेगा, कंजूसी नहीं करते। चलो तीसरा शॉर्टकट, इसको ध्यान से देखना। If n resistances of equal value are, ध्यान से देखना, if n resistances of equal value are connected in parallel, then RP इज इक्वल टू R/N। गाइज ये शॉर्टकट आपको बहुत 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 काम आएगा। एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखो। इफ n रेजिस्टेंस, n मतलब कितने, 2 4 5, कितने रेजिस्टेंस। खास बात क्या है, ऑफ इक्वल वैल्यू R, सबका वैल्यू सेम है। मतलब मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, 3, तो मैं यहां पे लिखता हूं n इज इक्वल टू 3, और सबका वैल्यू मैंने लिया है 10 10 10, मतलब सबका वैल्यू सेम है। तो R कितना है, R है 10 ओहम। इन शॉर्ट गाइस सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है 10 ओहम पैरेलल 10 ओहम पैरेलल 10 ओहम, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं अगर आपके पास n रेजिस्टेंस है, 2 4 जितने भी है, लेकिन अगर सबका वैल्यू सेम है और वो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर आएगा आरपी इज इक्वल टू R/N। मतलब यहां पे आरपी आएगा, आर कितना है 10, एन कितना है 3, तो मेरा आंसर हो गया 10/3 ओहम। 10 पैरेलल 10 पैरेलल 10 का आंसर है 10/3। अब आपको कन्विंस करता हूं मैं इस बात पे। मान लो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, 10 ओहम पैरेलल 10 ओहम। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका आरपी का वैल्यू निकालना है। मैं 2 तरीके से सॉल्व करूंगा इसको। पहला अपना रेगुलर तरीका, क्या अपने पास फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको सिखाया ना, 2 रेजिस्टेंस होंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। खैर यहां पे R1 भी 10 है और R2 भी 10 है, तो यहां पे कैसे आएगा 10 इंटू 10, नीचे क्या आएगा अपॉन 10 प्लस 10 दैट इज 100 अपॉन 20, एंड देयरफॉर आरपी कितना आया 5 ओहम। मतलब 10 ओहम पैरेलल 10 ओहम किया तो आरपी कितना आया 5 ओहम आया। हमने पूरा सॉल्व किया, लेकिन शॉर्टकट क्या कहता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कितने रेजिस्टेंस है 2,
तो n का वैल्यू कितना है 2। क्या दोनों का वैल्यू सेम है? हाँ, मतलब r इज इक्वल टू वॉट 10। अच्छा, दोनों पैरेलल में है? हाँ, दोनों पैरेलल में है। तो बस क्या है, rp इज इक्वल टू r बाई n, मतलब यहां पे rp आएगा 10/2 दैट इज 5 ओहम। तो गाइस सेम आंसर आया, बराबर। तो इस तरह का शॉर्टकट हमें इस्तेमाल करना होता है, खास करके एमसीक्यू में, ताकि हम लोग टाइम बचा पाए। तो गाइस इस चैप्टर के लेक्चर 1 में मैंने 2 बेसिक रिवाइज किए, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। इसमें आपको पोटेंशियल ड्रॉप का कंसेप्ट याद रखना है और पैरेलल का जितना भी है सब कुछ याद रखना है। अगले लेक्चर में और थोड़ा बेसिक रिवाइज करेंगे 11th का, उसके बाद हम 12th में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप ये सबको समझा है। थैंक यू सो मच।